स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गुजरात हाईकोर्ट का तुरंत स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश। सरकार ने कहा दिवाली के बाद चुनाव को तैयार। कांग्रेस ने की सरकार की आलोचना। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर चुनाव आयोग को नहीं ऐतराज। आचार संहिता के पालन की सलाह। महागठबंधन ने जताई थी आपत्ति। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की आज मुलाकात। विपक्षीय मुद्दों समेत कश्मीर मुद्दे पर करेंगे चर्चा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चेन्नई में चौथा वनडे आज। 5 मैचों की सीरीज में 1-2 से पीछे है टीम इंडिया। बैडमिंटन फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में साइना और कश्यप। और पूरे देश में मनाया जा रहा है बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार दशहरा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को बधाई। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तुरंत स्थानीय निकाय के चुनाव कराने का आदेश दिया है। साथ ही नगरीय निकाय चुनाव पर फिलहाल रोक लगाने की हाईकोर्ट ने कल गुजरात सरकार और राज्य चुनाव आयोग की अपील ठुकरा दी। इसके बाद राज्य सरकार ने कहा है कि वो दिवाली के बाद चुनाव कराने के लिए तैयार है। सरकार का कहना है कि कर्मचारियों की कमी की वजह से त्योहारों के दौरान चुनाव कराने में मुश्किल होगी। इस बीच कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने हाईकोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि देश में संविधान सर्वोपरि है और राज्य सरकार चुनाव टालकर संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में लेना चाहती थी। इससे पहले सरकार ने पंचायती कानून में बदलाव और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए राज्यपाल को रिपोर्ट दी थी, जिसके आधार पर राज्यपाल ने अध्यादेश जारी करके स्थानीय चुनाव टाल दिए थे। वहीं पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल और 5 अन्य के खिलाफ देशद्रोह का एक और मामला दर्ज हुआ है। अहमदाबाद की अपराध शाखा की तरफ से कल ये मुकदमा दर्ज किया गया। अपराध शाखा ने हार्दिक के 2 करीबी साथियों को गिरफ्तार किया है। इस बीच गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि पुलिस के खिलाफ बयान आखिर देशद्रोह कैसे हो सकता है। अदालत इस मामले पर अब 23 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। सूरत पुलिस पहले ही हार्दिक के खिलाफ देशद्रोह का गंभीर आरोप लगाकर एक मामला दर्ज कर चुकी है। हार्दिक ने पुलिस की इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हार्दिक फिलहाल सूरत पुलिस की हिरासत में है। अहमदाबाद की अपराध शाखा में सहायक पुलिस आयुक्त के.एन. पटेल ने कहा कि ट्रांसफर वारंट प्राप्त करके मौजूदा मामले में भी हार्दिक को गिरफ्तार किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुंटूर जिले के एक गांव में आंध्र प्रदेश की राजधानी शहर अमरावती की आधारशिला रखेंगे। कृष्णा नदी के किनारे स्थित उंडरायनीपोलम गांव में होने वाले समारोह में करीब 4 से 5 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी विजयवाड़ा से करीब 40 किलोमीटर दूर हो रहे समारोह में प्रधानमंत्री करीब 90 मिनट तक रहेंगे। राज्य के 16,000 गांव और देश के प्रमुख तीर्थ केंद्रों से मिट्टी और जल मंगाया गया है, जिसे राजधानी के निर्माण में इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य सरकार ने कई केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और देश भर के महत्वपूर्ण राजनीतिक नेताओं, जानी मानी हस्तियों, बड़े उद्योगपतियों और विदेशी हस्तियों को भी आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री तिरुपति हवाई अड्डे पर गरुड़ टर्मिनल का शुभारंभ करेंगे। साथ ही तिरुपति मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब की आधारशिला भी रखेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री भगवान तिरुपति के दर्शन करने तिरुमाला मंदिर भी जाएंगे। And also there is a promise on the floor of the house. All these things what we are requesting government of India to help us. It is a new state, so many challenges are there, and at the end of the day, government of India has to give helping hand for development of Andhra Pradesh. और आइए अब बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को रेडियो पर मन की बात करेंगे। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम के प्रसारण पर अब तक सूचना प्रसारण मंत्रालय को कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। आयोग ने सितंबर में पीएम के इस कार्यक्रम की पिछली कड़ी में आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं पाया था। आयोग ने 20 सितंबर को भी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण की अनुमति दे दी थी। महागठबंधन ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से इस कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की थी।
बिहार में तीसरे दौर के लिए 28 अक्टूबर को चुनाव होना है। चुनावी रण में प्रचार पर त्योहार का असर दिख रहा है। माना जा रहा है कि दुर्गा पूजा और दशहरा के चलते आज प्रचार का जोर कम ही देखने को मिलेगा। इस बीच चुनाव आयोग ने बिहार में त्योहार के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी करते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, पार्टियां पूजा पंडालों का इस्तेमाल प्रचार में ना करें, इसके लिए भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि प्रचार के लिए पूजा पंडालों का उपयोग आचार संहिता उल्लंघन के दायरे में आएगा। बिहार में चुनाव आयोग अवैध शराब को जब्त करने के लिए छापेमारी अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत अब तक 2327 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। वहीं चुनाव आयोग ने शिवहर जिले के से 2 लाख, किशनगंज से 1 लाख और भोजपुर जिले से करीब 4.5 लाख रुपए जब्त किए हैं। चुनाव आयोग के इस काम में पुलिस और आयकर विभाग भी मदद कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में दाल को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। बुधवार को दाल की ऊंची कीमत को लेकर जेडीयू ने केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान और केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के इस्तीफे की मांग की है। जेडीयू ने दोनों मंत्रियों पर दाल की कीमतों को काबू करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। जेडीयू ने एनडीए सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्रियों का पूरा ध्यान बिहार चुनाव पर है। और अब कुछ और अहम खबरें। संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों को लेकर कल संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी में कोई फैसला नहीं हो पाया। अब तारीखों पर चर्चा के लिए कैबिनेट की कमेटी 26 अक्टूबर को बैठक होगी। पीटीआई के मुताबिक शीतकालीन सत्र नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू हो सकता है और इसकी मियाद 1 महीने की हो सकती है। इस सत्र पर सबकी निगाहें टिकी हैं। एनडीए सरकार शीतकालीन सत्र में आर्थिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराना चाहती है। इसमें जीएसटी से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक भी शामिल है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए बोनस राशि की सीमा 7,000 रुपए प्रति महीने करने को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कल ये फैसला लिया गया। औद्योगिक श्रमिकों के लिए पहले ये सीमा 3,500 रुपए थी। पीटीआई के मुताबिक कैबिनेट ने इसके लिए बोनस भुगतान अधिनियम 1965 में संशोधन को मंजूरी दी है। संशोधित विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। इसमें बोनस पाने के लिए वेतन की सीमा मौजूदा 10,000 प्रति महीने से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा कारोबारी विवादों के तेजी से निपटारे के लिए कैबिनेट ने 2 अध्यादेशों को भी सहमति दे दी है। इसमें सुलह अधिनियम और वाणिज्यिक कोड से जुड़े अध्यादेश शामिल हैं। दाल की कीमतों पर काबू कर पाने के लिए केंद्र सरकार हर मुमकिन कोशिश में जुट गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि 2 से 3 दिन के अंदर बाजार में दाल की आमद बढ़ेगी और कीमतों में कमी आना शुरू हो जाएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण और संबंधित मंत्रालयों के सचिवों के साथ कल बैठक की। इसमें दाल के मौजूदा हालात पर चर्चा की गई। बैठक के बाद अरुण जेटली ने कहा कि जमाखोरों पर सख्ती बढ़ती जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां जमाखोरों पर सख्ती से कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब्त दालों के बाजार में आने के बाद लोगों को राहत मिलने लगेगी। इससे पहले दिन में कैबिनेट की बैठक में भी दाल की आपूर्ति बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। पिछली बार आपको बतलाया था कि 5,000 मीट्रिक टन देश में और ला रहे हैं इंपोर्ट करके, वो सारा आ चुका है और बाजार में ऑफलोड कर दिया गया है। कई राज्य, तमिलनाडु वगैरह विशेष रूप से जहां इसकी कंजम्पशन ज्यादा होती है, उन्होंने उठाना शुरू कर दिया है। आंध्रा भी कल के बाद से उठाने लग पड़ेगा। इससे थोड़ा होलसेल की कीमतों पे असर पड़ने लगा है और अभी तक इन रेट्स में 36,000 मीट्रिक टन दाल रिकवर हो चुकी है, जिसको कि अब मिल करके बाजार के अंदर लोड किया जाएगा और उसकी वजह से थोड़ा सा होलसेल प्राइसेस में सॉफ्टनिंग आरंभ हुई है, जो धीरे धीरे रिटेल दामों के अंदर भी आ रही होगी। हालांकि दाल की ऊंची कीमतों से फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही है, लेकिन राज्यों में जमाखोरों पर बढ़ती सख्ती का असर दिखने लगा है। बीते 2 दिनों में 10 राज्यों से 36,000 टन दाल जब्त की गई। दाल पर सियासत भी जारी है। मौजूदा हालात के लिए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बता रहे हैं। वहीं बीजेपी सरकार का बचाव करती नजर आ रही है।
खुदरा बाजार में लोग अरहर की दाल 200 रुपए प्रति किलो खरीदने को मजबूर हैं। इसी का नतीजा है कि अब लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखने लगा है। देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों के साथ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता कुछ इस अंदाज में विरोध जाहिर करते दिखे। हालांकि सरकारी तंत्र दाल की कीमतों में अंकुश लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने में जुटा हुआ है। जमाखोरों पर सख्ती बरतते हुए राज्यों में छापे मारे जा रहे हैं। महाराष्ट्र के 16 जिलों में 23,340 टन दाल जब्त की गई। इनके अलावा दूसरे राज्यों में भी बड़ी मात्रा में दाल जब्त की गई है। 2,549 टन तेलंगाना में, 2,295 टन मध्य प्रदेश में, 600 टन आंध्र प्रदेश और 360 टन दाल कर्नाटक में जब्त की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने दाल की जमाखोरी करने वालों पर मकोका लगाने का फैसला किया है। एक और ऊंची कीमतों की वजह से आम लोगों की थाली से दाल गायब होती जा रही है। वहीं इस पर सियासत का दौर भी जारी है। कांग्रेस ने दाल के मुद्दे पर बीजेपी और केंद्र सरकार पर बिहार चुनाव को देखते हुए राजनीति करने का आरोप लगाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, दाल बिहार से सिर्फ संबंध नहीं रखती, अखिल भारतीय स्तर पे अनेक बीजेपी शासित प्रदेशों में आसमान और अंतरिक्ष छू रही है। बाकी दलों के नेताओं ने भी बढ़ी कीमतों के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। दाल का प्रोड्यूस में सब चीज न हो गया। दाल के साथ साथ प्याज, लहसुन, मसाला बाजार में देखते हो कोई परचेजर है। केंद्र सरकार और कृषि मंत्रालय और फूड सिविल सप्लाई मंत्रालय के दोनों मंत्री पिछले 2 महीने से पटना में हैं और सारा कामकाज दिल्ली का ठप पड़ा हुआ है मंत्रालयों का। इसके लिए सीधे तौर पर राधा मोहन सिंह और रामविलास पासवान जिम्मेदार। हालांकि बीजेपी ने कम उत्पादन को दाल की बढ़ती कीमतों की वजह बताया है। बीजेपी नेता तय समय पर कदम नहीं उठाने के विपक्ष के आरोपों को निराधार बताने में जुटे हुए हैं। कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन दाल तो एक दिन में उगता नहीं है। जो डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप बढ़ा है, उसकी वजह से दाल की कीमत बढ़ी। इसको तत्काल प्रभाव से रोकने का पूरा प्रयास हमारी सरकार कर रही है। दिल्ली में केंद्रीय भंडार और सफल के काउंटर पर सस्ती दालें मुहैया कराई जा रही हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में आमद बढ़ाने के लिए और 3,000 टन दाल आयात करने का फैसला किया है। इससे पहले सरकारी कंपनी MMTC 5,000 टन दाल का पहले से ही आयात कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दलित बच्चों को जिंदा जलाने के खिलाफ कल उग्र प्रदर्शन हुए। आक्रोशित लोगों ने दिल्ली आगरा हाईवे जाम कर दिया। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। वहीं हरियाणा सरकार ने 8 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त और उपायुक्त को हाजिर होने को कहा है। वल्लभगढ़ के सुनपेड़ गांव में 2 दलित बच्चों को जलाकर मारने का विरोध तेज होता जा रहा है। गुस्साए लोगों ने बुधवार को दिल्ली आगरा हाईवे जाम कर दिया, जिसे खत्म कराने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पहले प्रदर्शनकारियों और फिर सुनपेड़ गांव जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पीड़ितों से मिलने वालों में CPM नेता वृंदा करात, हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई और आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल थे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी इसे हरियाणा की बीजेपी सरकार की विफलता बताया। This is an attitude. This is an attitude shared by the Prime Minister and the Chief Minister of this state and the entire BJP and the RSS. The attitude is that if somebody is weak, he can be crushed. That is the attitude. This is what you are seeing is the result of this attitude. कैसे हो सकता है कि 2 बजे रात को पुलिस वाले नहीं हैं और जिन्होंने आके ये सब इतना बड़ा अपराध किया उनको पहले जानकारी होगी, तभी तो ये हुआ है। उनको पता था कि पुलिस नहीं है। केंद्र सरकार ने भी इस घटना को बर्बर करार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निंदनीय है, नहीं होनी चाहिए और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत हुई है। वहीं मृतक बच्चों के पिता जितेंद्र ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद उन्हें मदद नहीं मिली। मैं तो नहीं गया था, मेरे अंकल गए थे, वहाँ पे उन्होंने कह दिया जाओ, उनके 3 मर गए, जब तुम्हारे मर जाए जब आना यहाँ पे। उधर हरियाणा पुलिस ने जांच तेज कर दी है। वारदात वाली रात पीड़ित परिवार की सुरक्षा से गायब रहने वाले पुलिसकर्मियों और SHO को सस्पेंड कर दिया गया है। अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वारदात की जांच SIT को सौंप दी गई है। ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम
सारे मुद्दों पर देखेगी, तफ्तीश करेगी और तफ्तीश करके जो सच्ची कार्रवाई होगी उस कार्रवाई को जल्दी से जल्दी अंजाम देगी। रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये वारदात सोमवार रात हुई थी। आरोप है कि गांव के दबंगों ने जितेंद्र, उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। दोनों बच्चों की मौत हो गई जबकि पत्नी की हालत गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हरियाणा में 2 दलित बच्चों को जिंदा जलाने की घटना की अब सीबीआई जांच होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र सरकार से इसकी सिफारिश की है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने दादरी कांड के सुनियोजित होने की आशंका जताई है। आयोग ने नेताओं के भाषणों को भी माहौल बिगाड़ने वाला बताया। आयोग की 3 सदस्यीय टीम ने कुछ दिन पहले दादरी में बिसहाड़ा गांव का दौरा किया था। इस गांव में बीफ खाने की आशंका में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। टीम ने स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवार से बात करने के बाद रिपोर्ट तैयार की। गांव वालों ने घटना पर दुख जताया और अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा देने का वादा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक दादरी में इस हत्या के बाद भी 2 बार माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। हम कह रहे हैं कि उसके पीछे और कुछ रहा है, अब है क्या वो देखने की जरूरत है। मगर हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि एज द माइनॉरिटीज कमीशन हमारे सामने ये चीजें आ रही हों और पिछले कई महीनों में आप सबको मालूम है कि ये हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पुलिस को इस समय कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उन पर लोगों का भरोसा होना जरूरी है। दिल्ली में कल पुलिस के 2 संस्थानों के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने देश में घटती सहनशीलता पर चिंता भी जताई। पुलिस स्मृति दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को भारतीय पुलिस फाउंडेशन और भारतीय पुलिस संस्थान का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने देश में घटती सहनशीलता पर चिंता जताई। राजनाथ सिंह ने कहा कि पुलिस को देखकर लोगों में भरोसा पैदा होना चाहिए। एक जनता के बीच कॉमन मासेज में जो एक सेंस ऑफ फियर कभी कभी पुलिस को देखने से जो पैदा होता है, यह सेंस ऑफ फियर समाप्त होना चाहिए और पुलिस को देखने के बाद लोगों के मन में एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा होना चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी पुलिस के साथ लोगों को भी मानसिकता बदलने की सलाह दी। एक तरफ तो बोलता है कि आपका कानून ज्यादा सख्त हो गया, टू मच हो गया, इतना नहीं होना चाहिए। दूसरा तरफ बोलता है कि कानून और मजबूत बनाओ। It's not a question of law. It's not a question of legal provisions. It's a mindset in which how and we implement the whole thing. We are very good in criticizing others. We don't accept. दोनों संस्थानों में से भारतीय पुलिस फाउंडेशन पुलिस को स्मार्ट बनाने के लिए रणनीतिक सुझाव देगा। इससे स्मार्ट पुलिसिंग में मदद मिलेगी। वहीं भारतीय पुलिस संस्थान अधिकारियों के लिए नए तरीकों के साथ ही अध्ययन और अनुसंधान का काम करेगा। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना और आतंकियों के बीच कल हुई मुठभेड़ में मारा गया आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन का है। उसकी पहचान कुंजर इलाके के अदीपुरा गांव के रहने वाले निसार अहमद खान के तौर पर हुई है। तंगमार्ग इलाके में हुई इस कार्रवाई में सेना के 3 जवान जख्मी भी हुए। मोनगांव गांव में हुए कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद पुलिस और सेना ने मिलकर तलाशी अभियान चलाया था। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद दिल्ली में आज मनाया जा रहा है कार फ्री डे। दो राह समय के रथ को घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राजनीतिक मूल्यों में गिरावट, बिखरता सामाजिक ताना बाना, गुम होते सरोकार और भागम भाग भरी जिंदगी जब घने अंधेरे की उदासी में ले जाती है तो दिनकर का प्रकाश उसे उम्मीद के उजाले से भर देता है। विरासत में इस बार जोश और जज्बे के शानदार कवि रामधारी सिंह दिनकर सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आपका मुद्दा, आपका हाथ, सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल। राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। राष्ट्रपति
भवन का ताम्र गुंबद, आलीशान और बेजोड़। सांची की बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार, ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। चुनाव के रंग में बिहार, चढ़ा राजनीतिक बुखार, किसकी बनेगी सरकार, किसका होगा बेड़ा पार, पल पल की हमको खबर, हर रंग पर हमारी नजर, प्रचार से मतदान तक, आगाज से अंजाम तक। देखिए लोकतंत्र 2015 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आज अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत के अलावा कश्मीर का मसला भी उठा सकते हैं। इससे पहले कश्मीर का राग अलापते हुए नवाज शरीफ ने अमेरिका यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने कश्मीर मसले को भारत और पाकिस्तान के बीच फसाद की मुख्य वजह बताया और इलाके में शांति और स्थिरता के लिए इसे सुलझाने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की पाकिस्तान की इच्छा पर भारत की प्रतिक्रिया हतोत्साहित करने वाली रही है। बदकिस्मती से भारतीय रवैये ने हमारी इस ख्वाहिश की हौसला शिकनी की है। सारी दुनिया जानती है कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी की बुनियादी जड़ मसला कश्मीर है। इससे पहले कल अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी और नवाज शरीफ के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और परमाणु सुरक्षा के मसले पर बातचीत हुई। अमेरिका पाकिस्तान के साथ परमाणु करार की संभावना को खारिज कर चुका है। इधर पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी के कल दिए गए बयान से भी पाकिस्तान घिर गया है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों का निर्माण भारत के साथ युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट है। इसका हम लोग को संज्ञान है। भारत की जो सैनिक बल है, भारत की जो सरकारें हैं, वो इसमें सक्षम है पाकिस्तान को जवाब देने का। पाकिस्तान जानता है कि कन्वेंशनल वॉर में वो हिंदुस्तान के साथ कभी भी मैचअप नहीं कर सकता। हिंदुस्तान किसी भी प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर हमला ना किया है, ना करना चाहता है, ना पहले किया है, ना ही आने वाले समय में करना चाहता है। श्रीलंका में युद्ध अपराधों पर बने जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में गृह युद्ध के दौरान सेना पर लगे आरोपों को सही माना है। आयोग ने 178 पन्नों की रिपोर्ट में कहा कि सेना के कुछ अधिकारियों और जवानों ने गृह युद्ध के अंतिम दौर में ऐसे काम किए जो युद्ध अपराधों के दायरे में आते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश मैक्सवेल परानागमा ने युद्ध अपराधों के आरोपों की एक स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की। ये रिपोर्ट मंगलवार को श्रीलंका की संसद में रखी गई। आयोग ने एक अलग युद्ध अपराध विभाग बनाने और निष्पक्ष जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों की भूमिका की सिफारिश की है। दिल्ली में आज पहली बार कार फ्री डे का आयोजन किया गया है। सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली कैबिनेट के दूसरे मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। लाल किले से भगवान दास रोड के रास्ते पर सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक कार नहीं चलेंगी। प्रदेश सरकार ने लाल किला, चांदनी चौक, इंडिया गेट और सुप्रीम कोर्ट के करीब पार्किंग के इंतजाम किए हैं, जिससे कार्यक्रम के लिए आने वाले लोग इन जगहों पर अपनी गाड़ियां पार्क कर सकें। इस मौके पर कार रैली में भी लोग हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली सरकार ने हर महीने की 22 तारीख को कार फ्री डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया है।
आज इस विजयदशमी के पर्व पे हमें प्रदूषण पे और कंजेशन पे जीत हासिल करनी है। एक तरह से ये सिंबॉलिक है। आगे आने वाले समय में हमें दिल्ली की अपनी सड़कों को सुरक्षित करना होगा। दिल्ली की सड़कों के ऊपर जब ट्रैफिक कम होगा तभी साइकिल चलाने में लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। और दिल्ली में पहले कार फ्री डे के आयोजन का हमारी संवाददाता अनु दीवान ने जायजा लिया। अभियान की शुरुआत कर दिल्ली सरकार ने दिल्ली को ट्रैफिक और पॉल्यूशन की समस्या से निजात दिलवाने की कोशिश की शुरुआत की है। दिल्ली सरकार की ये कोशिश आज लाल किले से लेकर भगवान दास रोड तक की गई है, जहां पे खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साइकिल रैली की शुरुआत की। इस वक्त हम भगवान दास रोड पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ साइकिलिस्ट हैं, उनसे जानते हैं कि आज सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आप लोगों को कैसा लगा। ये शायद पहला ऐसा इवेंट होगा दिल्ली में जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सबसे ज्यादा यूज करने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया गया। ये तो सरकार पे डिपेंड करता है कि वो बार बार इसे करती है। आज कोशिश है, आज की कोशिश बहुत अच्छी है। ये आम जनता के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आम जनता जो है इसको बार बार चलाती है कि नहीं। तो आ ही रही है, आज भी आप देखो कितनी जनता आई है। फिर से होगा, फिर से जनता आएगी। जरूर ऐसी कोशिशों से जरूर पोल्यूशन कम होता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है और दिल्ली वासियों के लिए भी अच्छा है। आए, साइकिलिंग करें, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट है ही है। सर, आम जनता की भागीदारी कितनी रहेगी? आम जनता की भागीदारी तो जब होगी ना, अगर इन्होंने कार फ्री डे किया है तो उस रोड पे ना मोटरसाइकिल हो ना बसें हो। इससे क्या होता है, एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। ना किसी को हेलमेट प्रोवाइड किया गया, कुछ नहीं किया गया। यहाँ पे जनता का कहना है कि कार फ्री डे का मतलब कार फ्री डे ही करो, जहाँ पे ना तो कोई बस हो ना ही किसी तरह का दूसरी तरह का ट्रांसपोर्ट हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों का कहना है कि यहाँ पे साइकिल से जरिए ही शुरुआत की जाए। दिल्ली सरकार की ये कोशिश तो अच्छी है, लेकिन ये कोशिश तभी कामयाब होगी जब वाकई में ही दिल्ली में पॉल्यूशन और ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगा। कैमरा पर्सन चेतन के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। खेल की दुनिया से कुछ खबरें। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज चौथा वनडे चेन्नई में खेला जाएगा। टीम इंडिया वनडे सीरीज में 2-1 से पीछे है, लिहाजा वो आज बराबरी करने के मकसद से मैदान में उतरेगी। T20 सीरीज पहले ही गंवा चुकी टीम इंडिया इस मैच में किसी भी हालत में जीत दर्ज करना चाहेगी। दक्षिण अफ्रीका ने कानपुर और राजकोट वनडे मैच में जीत हासिल की थी, जबकि टीम इंडिया को इंदौर में हुए वनडे में जीत नसीब हुई। मौजूदा वनडे सीरीज के दौरान पाकिस्तानी अंपायर अलीम डार को हटने के बाद अब चौथे वनडे में सुंदरम रवि अंपायरिंग करेंगे। अगर टीम इंडिया आज का मैच जीतती है तो सीरीज में बराबरी के साथ वनडे मैचों में उसकी ये 450वीं जीत होगी। तो आज चौथा वनडे मैच खेला जाना है, चेन्नई में ये मैच खेला जाना है। 5 मैचों की सीरीज में फिलहाल टीम इंडिया 1-2 से पीछे चल रही है। 2 मैच दक्षिण अफ्रीका जीत चुकी है, जबकि इंदौर का वनडे मैच में जीत हासिल हुई थी टीम इंडिया को। पूरी कोशिश होगी कि आज का मैच जीतकर बराबरी करे टीम इंडिया और फिर 5वें मैच में जीत और हार का फैसला हो। वहीं बैडमिंटन की बात करें तो फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में साइना नेहवाल, पी कश्यप और एच.एस. प्रणय दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। प्रणय ने पुरुषों के सिंगल्स में भारी उलटफेर करके तीसरी वरीयता प्राप्त चीन के लिन डैन को 14-21, 21-11, 21-17 से हराया। कश्यप ने पहले दौर में फ्रांस के थॉमस रॉक्सेल को 21-11, 22-20 से पराजित किया। महिला सिंगल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त साइना नेहवाल ने कनाडा की मिशेल ली को 21-18, 21-13 से मात देकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वहीं पीवी सिंधु चीन की शी जियांग वैंग से हार गई, जबकि महिला डबल्स में ज्वाला गुट्टा और अश्वनी पोनप्पा की जोड़ी भी अगले दौर में पहुंच गई है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरे का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। दिल्ली समेत देश के तमाम हिस्सों में शाम के वक्त रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन होगा। दिल्ली के सुभाष पार्क और रामलीला मैदान में भी रावण दहन के मौके पर खास तैयारियां की गई हैं। दुर्गा पूजा का भी आज समापन हो रहा है। इस सिलसिले में मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। लोगों का भारी तादाद में आना जारी है और इसके मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर।
गुजरात हाईकोर्ट का तुरंत स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश। सरकार ने कहा दिवाली के बाद चुनाव को तैयार। कांग्रेस ने की सरकार की आलोचना। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर चुनाव आयोग को नहीं ऐतराज। आचार संहिता के पालन की सलाह। महागठबंधन ने जताई थी आपत्ति। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की आज मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों समेत कश्मीर मुद्दे पर होगी चर्चा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चेन्नई में चौथा वनडे आज। 5 मैचों की सीरीज में 1-2 से पीछे टीम इंडिया। बैडमिंटन फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में साइना और कश्यप। और देश में मनाया जा रहा है बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार दशहरा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को बधाई।